आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। एक भयानक आभा पलक झपकते ही दूर से उनके पास आ गई, उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। आरव को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ब्रेव, जल्दी से पीछे हटो। बिना कुछ सोचे समझे आरव की आकृति विस्फोटक तरीके से पीछे हट गई। ब्रेव की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। वो आरव का पीछा करते हुए पीछे हट गया। बहुत स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का लक्ष्य नीला आत्मा वृक्ष था। उस व्यक्ति की ताकत बहुत मजबूत थी। निमित और अन्य लोगों ने भी उसके साथ आमने सामने की टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने भी एक के बाद एक पीछे हट गए। नीला आत्मा वृक्ष के सामने धीरे धीरे एक आकृति उभरी। जब निमित और अन्य लोगों ने उसे आते देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, तुम में से कुछ लोगों के लिए यह कठिन रहा है। ये उपहार बुरा नहीं है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। व्यक्ति ने बड़ी हंसी के साथ कहा। विश्वजीत, तुम बहुत नीच हो। निमित गुस्से से उबल पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि हजारों पर्वतीय महान पाषाण जाति के कबीले का मुखिया विश्वजीत था। ये बंदा वास्तव में पूरे समय आसपास ही छिपा हुआ था। आरव के सफल होने का इंतजार करने के बाद उसने फिर एक ऐसी गति से नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ लिया जो अचानक गड़गड़ाहट की तरह तेज थी, जिससे कानों को ढकने का समय ही नहीं मिला। विश्वजीत ने प्रसन्नता से कहा, हाँ घृणित, स्वर्ग के नीचे आध्यात्मिक वस्तुएं किस्मत वाले समझ गए। बहुत स्पष्ट रूप से तुम लोग वो किस्मत वाले नहीं हो। जब उसने ये कहा तो उसकी नजर वास्तव में आरव की ओर गई और उसने कहा, बेटा, तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया, वास्तव में नीला आत्मा वृक्ष को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे कार्य दूसरों की शादी की पोशाक बन जाएंगे, है ना? हाँ, खुद से खुश होने के बारे में बात करते हुए विश्वजीत खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। निमित और बाकी लोगों के हाव भाव अवर्णनीय रूप से बदसूरत थे। विश्वजीत के हाथों में पड़ने वाला ये नीला आत्मा वृक्ष निश्चित रूप से मर जाएगा। ये परिणाम ऐसा था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आरव के चेहरे पर बहुत ज्यादा निराशा नहीं थी, लेकिन उसने शांति से पूछा, पाषाण कबीले प्रमुख विश्वजीत, बढ़िया योजना बना रहे हो। ये आरव तुम्हारा मुरीद है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नीला आत्मा वृक्ष को रोक सकता हूं। विश्वजीत ने प्रसन्नता से कहा, शुरू में मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन जिस समय तुम प्रकट हुए वो बहुत संयोग था। इस समय सफेद राक्षसी बाग गुट में आकर लक्ष्य केवल नीला आत्मा वृक्ष ही हो सकता है। भले ही तुम्हारी ताकत कम हो, लेकिन तुम किसी सड़े हुए को जादुई बना सकते हो और निश्चित रूप से तुम दूसरों से बेहतर जादू बना सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें इसे आजमाने का मौका देने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई सफल हो जाओगे। अगर तुम सफल नहीं भी हुए तो भी सफेद राक्षसी बाग गुट के साथ तोप का चारा बनना मेरे लिए बुरा नहीं है। हाँ, विश्वजीत को सफेद राक्षसी बाग गुट की गतिविधियों के बारे में बहुत पहले से पता था। फिर भी सफेद राक्षसी बाग गुट अभी भी रहस्यमय होने का दिखावा कर रहा था। यह बस एक मजाक था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सफेद राक्षसी बाग गुट को रूपराज भेजना और मेरी हर मांग को पूरा करना हमारी चौकसी कम करने के लिए था, है ना? और इन कुछ सालों में तुमने वास्तव में अंधेरे में बाघ कबीले की स्थिति की अच्छी तरह से जांच की है। सैनिकों को रोकना और आगे न बढ़ना इसलिए था क्योंकि तुम नीला आत्मा वृक्ष से निपटने में आश्वस्त नहीं थे। इसलिए तुम बाघ कबीले को तोप का चारा बनने के लिए आगे बढ़ने देना चाहते थे। विश्वजीत ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, तुम ये लड़का बहुत चालाक हो। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये बूढ़ा आदमी इस बीरान क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। मैं निमित के बराबर कैसे नहीं हो सकता? ये मूर्ख। ये आदमी खुद को चतुर समझता था और पाषाण कबीला को धोखा देने के लिए हर तरह के उपाय करता था और यहां तक सोचता था कि उसकी योजनाएं बेदाग है। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं सिर्फ एक चाल से दूसरी चाल चल रहा था। बाघ कबीले को बलि का बकरा बना रहा था। बस इतना ही। विश्वजीत की बातें सुनकर निमित के चेहरे पर अवर्णनीय रूप से बदसूरत भाव थे। इन 10 सालों में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन जानता था कि आखिर में वह एक विदूषक बन जाएगा। अब जब वो पूरी तरह सफल होने से चूक गया तो वो कबीले के अस्थायी मुखिया के योग्य कैसे हो सकता है? एक बार जब विश्वजीत ने नीला आत्मा वृक्ष प्राप्त कर लिया तो उसका 7वें स्तर पर पहुंचना तय था। उस समय
पूरे बीरान क्षेत्र में उसका मुकाबला और कौन कर सकता था। जब उसका विचार यहां तक पहुंचा तो निमित्त ने मरने तक लड़ने का इरादा भी कर लिया। यदि अंतिम परिणाम बाघ कबीला का विनाश था तो वो पूरे सफेद राक्षसी बाघ गुट का शाश्वत पापी होगा। कबीले मुखिया बिस्वजीत वास्तव में प्रभावशाली है, वास्तव में हर कल्पनीय संभावना को ध्यान में रखा। हालांकि मिथुन की छोटी सी जिंदगी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको परवाह नहीं है? आरव ने भावुक होकर कहा। विश्वजीत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब तक मैं 7वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा मिथुन की चोटों का क्या मतलब है? इसके अलावा क्या आपको लगता है कि इस समय ये सब आपके ऊपर है? बेटा, दवा की गोलियां दे दो। आरव ने विश्वजीत की ओर एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी और कहा, अगर मैं उन्हें नहीं सौंपता हूं तो? अगर तुम उन्हें नहीं सौंपते हो तो तुम जीवन के लिए प्रार्थना नहीं कर पाओगे और न ही मौत की भीख मांग पाओगे। विश्वजीत ने धमकी दी। ऐसे ही हो, लगता है मुझे किसी भी कीमत पर इसे सौंपना ही होगा। बहुत हो गई बकवास, जल्दी से इसे सौंप दो। आरव के चेहरे पर बेबसी का भाव था और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 औषधीय गोलियां निकाली। ये वही 2 गोलियां थी जो मिथुन के इलाज के लिए बची थी। बिस्वजीत ने आरव को हार मानते हुए देखा। उसके चेहरे पर अनायास ही एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई और उसने औषधीय गोलियां लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने अपना हाथ उठाया, लेकिन औषधीय गोलियां बाहर नहीं फेंकी। उसका दाहिना हाथ अचानक मुट्ठी में बंध गया। उसने अपनी हथेली के बीच में 2 औषधीय गोलियां पकड़ी और कुछ बार जोर से मसला। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने बिस्वजीत को देखा। धीरे धीरे अपना हाथ खोला, हल्की हवा चली, हवा के साथ पाउडर के टुकड़े उड़े। आरव ने औषधीय गोलियां ऐसे ही नष्ट कर दी। निमित्त और अन्य लोगों ने जब स्थिति देखी तो उनके हाव भाव बदल गए और उन्होंने मन ही मन सोचा, आरव वाकई हिम्मत वाला था जिसने इस समय बिस्वजीत को उकसाने की हिम्मत की। बिस्वजीत की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। जो हाथ आगे बढ़ा वो अतुलनीय रूप से अजीब था, मुट्ठी के आकार में बंध गया, वर्तमान में अपना रोष प्रदर्शित करते हुए। ठीक है बेटा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की, बिस्वजीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा और एक एक शब्द कहा। आरव ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, मेरी एक समस्या है, वो ये कि मैं तर्क से तो राजी हो सकता हूं लेकिन बल से नहीं। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे तो इस महान व्यक्ति यानी कि मेरा मूड ठीक होने पर तुम्हें दे सकता है, लेकिन तुम्हारा रवैया मुझे बहुत नाराज करता है। हाँ, वाकई बहुत समय हो गया है जब किसी ने इस कबीले के मुखिया से इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। बेटा, तुम बहुत बढ़िया हो। जब तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की है तो शायद तुम्हें कुछ समझ होगी कि आगे क्या होने वाला है ना? बिस्वजीत ने बहुत गुस्से में हंसते हुए कहा। आरव के चेहरे पर एक खालीपन था और उसने कहा, समझ? कैसी समझ? इस महान व्यक्ति की यानी कि मेरी समझ बहुत सीमित है और वो तुम्हारी बातें नहीं समझ सकता। समझ नहीं पा रहे हो, है ना? तो ये कबीले के मुखिया तुम्हें अभी समझ देंगे। बात खत्म करते ही विश्वजीत के पूरे व्यक्तित्व की आभा सीधे शिखर पर पहुंच गई और इस तरह से आरव की ओर बढ़ी कि आसमान धुंधला हो गया और धरती ढक गई। विश्वजीत इस समय पहले से ही बहुत क्रोधित था। नीला आत्मा वृक्ष प्राप्त करने की खुशी आरव की हरकतों से पूरी तरह से खत्म हो गई। उसकी हथेली आरव की ओर मुड़ी। यह हथेली पूरी प्रक्रिया के दौरान पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी और पूरी तरह से एक शिखर स्तर के राक्षस की ताकत का प्रदर्शन कर सकती थी। इस हथेली की हरकत से विश्वजीत जरा भी पीछे नहीं हटा। वो आरव को कुचलकर राख कर देना चाहता था। तभी उसके दिल में मौजूद नफरत खत्म हो सकती थी। विश्वजीत की हरकतों के प्रति उदासीन रहा, प्रतिक्रिया करने की उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जैसे ही विश्वजीत की हथेली थप्पड़ मारने वाली थी, अचानक उसके सिर में झुनझुनी हुई। उसके शरीर के सभी रोम रोम कांप उठे। अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ उसके दिल की गहराई से। ठीक उसी समय एक और भी अधिक हिंसक हमला हुआ जो बिस्वजीत की पीठ के ठीक बीच में था। भले ही बिस्वजीत की पीठ इस हमले का सामना कर रही थी, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि यह हमला उसे निश्चित रूप से घातक नुकसान पहुंचा सकता है। वो आभा उससे भी ऊपर थी। बिस्वजीत को आरव से निपटने की परवाह कैसे हो सकती है? उसने तुरंत अपने तेज पासन चील वंश को सीमाओं तक धकेल दिया, इस हमले को झेलने की चाह में। इस समय बिस्वजीत की सबसे बड़ी निर्भरता उसकी गति थी। वो इस हमले को झेलने के लिए गति का उपयोग करना चाहता था। उस हमले की गति बहुत तेज थी। ये पलक झपकते ही बिस्वजीत की पीठ पर आ गया, लेकिन बिस्वजीत की प्रतिक्रिया की गति तेज थी। उसका शरीर पहले ही जहां था वहां से धुंधला हो चुका था। हालांकि ठीक इसी समय एक अजीब शक्ति ने अचानक हमला किया और इसने वास्तव में बिस्वजीत के शरीर को थोड़ी देर के लिए स्थिर कर दिया। गड़गड़ाहट। यह थोड़ा सा समय पर्याप्त था। उस हमले ने ठीक समय पर बिस्वजीत की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। बिस्वजीत ने खांसी के साथ मुंह में खून भर लिया
उसकी आकृति टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह आगे की ओर उड़ रही थी। लेकिन आरव ने अपना सिर घुमाकर बिस्वजीत की दयनीय स्थिति को नहीं देखा, बल्कि उस आकृति की ओर देखा जो वर्तमान में नीला आत्मा वृक्ष के पास खड़ी थी। वहां एक अच्छी तरह से निर्मित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर पूरी दाढ़ी थी, जो विस्मयकारी लग रहा था। आरव ने अभी बोलना भी नहीं था कि निमित और अन्य लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। बड़े भाई नमीर, कबीले प्रमुख नमीर, लॉर्ड नमीर, आप ठीक हैं। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। ये मोटा ताजा अधेड़ आदमी दरअसल सफेद राक्षसी बाग गुट का मुखिया था। नमीर, ये सच में सिकाड़ा का पीछा करने वाला मंटिस था, जो पीछे ओरियोल से अनजान था। बिस्वजीत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नमीर वास्तव में यहां बिल्कुल अच्छी हालत में दिखाई देगा। नमीर के बिना बिस्वजीत बीरन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। इन 10 वर्षों में सूक्ष्म प्रभाव के तहत बिस्वजीत ने इसे इस तरह से माना। अगर नीला आत्मा वृक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं, तो वो अब तक धैर्यपूर्वक कैसे प्रतीक्षा कर सकता था? बस इतना ही था कि इस तरह बिस्वजीत के विचारों के साथ किसी की सतर्कता कम होना अपरिहार्य था। खासकर नीला आत्मा वृक्ष प्राप्त करने के बाद बिस्वजीत सफलता से संतुष्ट था। वो अभी भी कोई सावधानी कैसे बरत सकता था? इसलिए नमीर का चुपके से हमला सफल रहा। वास्तव में इसे सफलता भी नहीं माना गया। अगर आरव का आखिरी योगदान, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का योगदान न होता, तो भले ही बिस्वजीत घायल हो जाता, लेकिन ये इतना गंभीर नहीं होता। आरव को पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी, और वो ये भी जानता था कि ये वार बिल्कुल भी हल्का नहीं था। भले ही बिस्वजीत मरता नहीं, लेकिन वो अपने पैरों से रेंग भी नहीं सकता था। इस बंदे का हमला कोई आम तरह का निर्दयी हमला नहीं था। बेशक बिस्वजीत के बारे में आरव का भी कोई खास सकारात्मक प्रभाव नहीं था, और जाहिर है कि वो उसके प्रति कोई दया नहीं रखता। नमीर ने शांत भाव से कहा, निमित, पिछले कुछ सालों में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा है। निमित के चेहरे पर सिर्फ एक वाक्य ने आंसू बहा दिए। उसे लगा कि इन कुछ सालों में किए गए प्रयास सार्थक थे। हमेशा से ही निमित सफेद राक्षसी बाग गुट का आध्यात्मिक स्तंभ रहा है। जब 10 साल तक उसे कोई खबर नहीं मिली, तब भी ये बात नहीं बदली। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, निमित को लगा कि उसके कंधों पर से भारी बोझ पूरी तरह से उतर गया है, क्योंकि नमीर बाग कबीले की रीढ़ था। जब तक बड़ा भाई ठीक है, तब तक इस कठिनाई का क्या मतलब है? निमित ने आंसू बहाते हुए कहा। नमीर ने उसे प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान दी, लेकिन उसकी निगाह आरव की ओर मुड़ गई। वाकई काफी दिलचस्प है। इतने सारे छोटे स्तर के विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन सभी ने मेरे अस्तित्व को नहीं पहचाना। आप, एक छोटे से छोटे स्तर के मार्शल कलाकार, वास्तव में मुझे महसूस कर सकते थे। नमीर ने आरव से पूछा। आरव भावहीन था और जवाब देने का इरादा नहीं रखता था। उसने भी अपना उत्साह पूरी तरह से नहीं बढ़ाया। बहुत स्पष्ट रूप से सबसे अधिक षड्यंत्रकारी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए ये नमीर के अलावा कोई नहीं था। विश्वजीत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी कोई अनुचित प्रतिष्ठा हो, बल्कि नमीर ने उसे अपने हाथों में थाम लिया था। उसके पास शक्ति की बहुत कमी थी। इसके अलावा आरव ने पाया कि नमीर की ताकत बिस्वजीत से भी ज्यादा लग रही थी, जो पहले से ही 7वें स्तर की दहलीज को छू रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जहां उसकी ताकत दूसरे पक्ष से ज्यादा थी, और फिर भी वो पूरे समय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। अब तक जब बिस्वजीत की सुरक्षा सबसे कम हो गई, तब तक उसकी चालों की गहराई एक नजर में देखी जा सकती थी। ऐसे व्यक्ति के प्रति आरव के पास सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हो सकता है कि वो अभी भी आपसे हंस रहा हो और बात कर रहा हो, और अगले ही पल वो अचानक कोई जानलेवा हमला कर दे। ऐसे व्यक्ति के प्रति आरव को नहीं लगता था कि नमीर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन आरव ने बहुत पहले ही नमीर के अस्तित्व को खोज लिया था। उसकी दिव्य आत्मा के शक्तिशाली होने की अनदेखी करते हुए अभी तक हार्ट लाइक मोनोलिथ हार्ट दायरे में होने के कारण उसके आसपास की हर चीज पूरी तरह से नियंत्रण में थी। भले ही नमीर बहुत गुप्त रूप से छिपा हुआ था, जिसे बिस्वजीत भी नहीं पहचान पाया था, आरव ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि आसपास एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व है। आरव की सतर्क उपस्थिति को देखकर नमीर मुस्कुराया और कहा, थोड़ा आराम करो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम टाइगर राजकुमार के अच्छे भाई हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे सफेद राक्षसी बाग गुट के दोस्त भी हो। आज नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ने में सक्षम होने के लिए ये सब तुम्हारा भी धन्यवाद था। नमीर के शब्दों का अर्थ वास्तव में नीला आत्मा वृक्ष को सीधे अपने कब्जे में लेना था, और आरव की राय लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। आरव को आश्चर्य नहीं हुआ। नमीर ने इतने सालों से योजना बनाई थी। क्या इसका उद्देश्य नीली आत्मा वृक्ष के लिए नहीं था? उसके लिए बिना किसी संदेह के नीला आत्मा वृक्ष को सौंपना यह स्पष्ट रूप से असंभव था। हालांकि मैं बहुत उत्सुक हूं। निमित के विवरण के अनुसार
आपको उस समय ट्रेसलेस सोल पॉइजन से मारा जाना चाहिए था, लेकिन आपके रूप को देखते हुए न केवल आपकी दिव्य आत्मा खराब नहीं हुई, बल्कि आपकी ताकत एक कदम और बढ़ गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उस समय अपने कबीले के लोगों को दिखाने के लिए केवल एक नाटक किया था, और इसका उद्देश्य अंदर मौजूद विश्वजीत को फंसाना था, ताकि वो आपके लिए हमले का नेतृत्व कर सके? आरव ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। जब नमीर ने सुना तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की कोई झलक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी। आरव के शब्दों में कुछ छिपे हुए उद्देश्य थे। वे स्पष्ट रूप से उसके और उसके कबीले के लोगों के बीच संबंधों में दरार डालना चाहते थे। वास्तव में जब निमित और अन्य लोगों ने आरव के शब्द सुने तो उनके चेहरे बदल गए। उनके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। तुम्हारे शब्द केवल आधे सही है। मैंने वास्तव में बिस्वजीत को मेरे लिए हमले का नेतृत्व करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं वास्तव में उस समय ट्रेसलेस सोल पॉइजन से भी पीड़ित था। यह सिर्फ इतना है कि मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि न केवल मैं बच जाऊंगा, बल्कि ट्रेसलेस सोल पॉइजन के उत्पीड़न के कारण मेरी ताकत भी एक कदम आगे बढ़ गई। यह प्रक्रिया लगभग 4 साल तक चली। इन 4 वर्षों में मैं प्रतिदिन दिव्य आत्मा की पीड़ा को झेल रहा था। इसे सूरज के बिना अंधेरे के दिन कहा जा सकता है, नमीर ने समझाया। निमित और बाकी लोगों ने बहुत जल्दी राहत की सांस ली। कबीले हेडिमेर, हम सभी असमर्थ थे और हमारे पास आपकी मदद करने का कोई तरीका नहीं था। हाँ, हमने 10 साल का समय लगाकर ब्लू स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग आरे को खत्म कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि अंत में हम अभी भी नीला आत्मा वृक्ष के मुकाबले में नहीं थे। बड़े भाई, मैं कुछ शब्दों के दौर के बाद निमित और बाकी सभी ने खुद की बहुत निंदा की। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो वो अपने दिल में ठंडी हंसी रोक नहीं सका। लोगों का दिल जीतने के इस बंदे के तरीके अप्रत्याशित रूप से प्रभावशाली थे। बस इतना था कि निमित के शब्दों पर आरव को तब भी विश्वास नहीं होता जब उसे पीट पीट कर मार दिया जाता। हो सकता है कि निमित को जहर से चोट लगी हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उतना गंभीर नहीं था जितना की कल्पना की गई थी। ट्रेसलेस सोल पॉइजन बारे में आरव की ज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट थी। भले ही नमीर एक छठे स्तर की ताकतवर हो, अगर उसे पूरी तरह से जहर दिया जाता तो वो भी टिक नहीं पाता। 4 साल तक अंधेरे में बिना रोशनी के रहने के बाद ये शब्द केवल निमित इन भोले भाले नौसिखियों को धोखा दे सकते थे। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि नमीर को बहुत ज्यादा जहर नहीं दिया गया था। भले ही ट्रेसलेस सोल पॉइजन की थोड़ी मात्रा शक्तिशाली थी, लेकिन इस मोड़ के कारण नमीर का एक कदम आगे बढ़ना कुछ ऐसा था जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हुआ। अगर यह वास्तव में वैसा ही होता जैसा उसने कहा था, नमीर बहुत पहले ही मर चुका होता। लेकिन आरव ने नमीर को उजागर करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि वह जानता था कि यह बिल्कुल भी अर्थहीन था। अभी अभी उसने जो कलह बोई, उसका लक्ष्य केवल नमीर के चरित्र पर एक नजर डालना था, जैसा कि अपेक्षित था। बहुत पाखंडी। कोई बात नहीं, आप लोगों ने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है। इन सालों में आपने जो मेहनत की है, मैंने उसे ध्यान में रखा है। सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यह बात करने की जगह नहीं है। कबीले में वापस आने के बाद फिर से बात करते हैं, नमीर ने कहा। वो अभी नीला आत्मा वृक्ष लेने जा रहा था, लेकिन आरव ने असमय ही चिल्लाकर कहा, कबीले प्रमुख नमीर वाकई विनम्र नहीं है। निमित और मेरे बीच बहुत पहले ही एक समझौता हो चुका था। ये नीला आत्मा वृक्ष मेरा है। मुझे मत बताना कि तुम इस व्यवस्था के बारे में नहीं जानते। एक वाक्य और माहौल जो अभी अभी शांत हुआ था फिर से खतरनाक रूप से दमघटू हो गया। आरव के शब्दों को दुखती रग पर चोट करने वाला कहा जा सकता है। बस इतना ही था कि आरव के लिए नीला आत्मा वृक्ष दीक्षा की जीवन रक्षक वस्तु थी। वो इस पर अड़ा हुआ था। आरव के शब्दों को सुनकर नमीर के चेहरे पर ठंडक आ गई। युवक, मैंने तुम्हें पहले ही एक रास्ता दे दिया है। क्या तुम यहां दिए गए चेहरे को अस्वीकार कर रहे हो? नमीर ने ठंडी आवाज में कहा। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सहमति है। मुझे एक रास्ता दिया। कबीले प्रमुख नमीर का अर्थ है समझौते से मुकरना। तो क्या हुआ अगर समझौते से मुकर गए? निमित भी कबीले प्रमुख नहीं है। स्वाभाविक रूप से आपके साथ उसका समझौता मायने नहीं रखता। इसके अलावा मेरे सफेद राक्षसी बाघ गुट ने नीला आत्मा वृक्ष के लिए जो समय और जनशक्ति खर्च की है, वो पहले से ही अगण्य है। तुम्हें नीला आत्मा वृक्ष मांगने का क्या अधिकार है? बगल में ब्रेव गंभीरता से सुनना जारी नहीं रख सका। उसने फटकार लगाई, नमीर, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे बड़े भाई को नीला आत्मा वृक्ष मांगने का क्या अधिकार है। मेरे बड़े भाई के बिना कार्रवाई के भूल जाओ कि तुमने 10 साल की तैयारी की। भले ही तुमने 100 साल की तैयारी की हो, तुम नीला आत्मा वृक्ष को वश में करने के बारे में भी भूल सकते हो। एक वाक्य, जब तक नमीर अवाक न हो जाए। उसने नीला आत्मा वृक्ष को लूटने की हिम्मत की अभी भी इस बात पर भरोसा कर रहा था कि अंत में उसकी ताकत शक्तिशाली थी, और उसे लगा
कि आरव ने आवाज करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर भी एक बार आरव ने आवाज लगाई तो उसका कोई भी तर्क काम नहीं आया। कारण वैसा ही था जैसा कि ब्रेव ने कहा था। इस नीला आत्मा वृक्ष को आरव ने वश में कर लिया। इसका उसके सफेद राक्षसी बागगुट से कोई लेना देना नहीं था। यहां तक कि निमित्त, जो तब के कुछ लोग थे, भी सिर्फ सहायक भूमिकाएं ही निभा रहे थे। नमिर ने एक लंबा चेहरा बनाया और कहा, राजकुमार, अपनी पहचान के बारे में मत भूलना। नमीर अपने शब्दों में जो अर्थ व्यक्त करना चाहता था वो ये था कि आप बाघ कबीले के सदस्य हैं। आप बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? बस इतना था कि ब्रेव के शब्द अभी अभी बहुत ही बुरे तरीके से कहे गए थे। नमीर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था। कौन जानता था कि ब्रेव ने अचानक एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं अपनी पहचान नहीं भूला हूं। मैं अपने बड़े भाई का अच्छा भाई हूं। यह सफेद बाघ मेरे जीवन के अंत तक कभी नहीं बदलेगा। यह सच था कि ब्रेव बाघ जाति से था, लेकिन अपने सबसे बुरे समय में, जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब बाघ जाति कहा थी। अगर आरव न होता तो वो बहुत पहले ही 7 रंग वाला जहरीला अजगर के पेट में उसका भोजन बन चुका होता। आज भी ये शक्तिशाली दिव्य पशु संतान ब्रेव कैसे हो सकती है? ये कहा जा सकता है कि आज ब्रेव की हर चीज आरव ने दी है, बाघ जाति ने नहीं। इन कुछ सालों में ब्रेव और आरव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। उसने लंबे समय तक उसे अपने ही रिश्तेदारों की तरह माना था। ये भूल जाओ कि सफेद राक्षसी बाघ गुट सिर्फ एक छोटी नस्ल थी जिसकी रक्तरेखा पतली थी। अगर असली सफेद बाघ जाति यहां होती तब भी ब्रेव बिना किसी हिचकिचाहट के आरव के पक्ष में खड़ा होना पसंद करता। नमीर की अभिव्यक्ति लगातार बदसूरत होती जा रही थी। उसके विचार में ब्रेव की हरकतें विश्वासघात से अलग नहीं थी। अच्छा, बहुत अच्छा। नीला आत्मा वृक्ष चाहिए ना? ये यही है। अगर तुम्हें क्षमता है तो तुम लोग इसे खुद ही वापस ले लो, आधीर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। विश्वजीत की बात खत्म करते हुए, आत्मा की इस नस को भूल जाओ। पूरे बीरान क्षेत्र में भी कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके सामने ये 2 बदमाश जो अभी भी कच्चे थे, क्या ये हो सकता है कि वे अभी भी स्वर्ग को पलट सकते हैं? क्या तुम इतना बेशर्म होना जारी रहोगे? आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। इस समय दोनों पक्षों के पास पहले से ही सुलह की संभावना नहीं थी। नीला आत्मा वृक्ष को दोनों पक्ष पाने के लिए दृढ़ थे। नीला आत्मा वृक्ष मूल रूप से मेरे बाघ कबीले की वस्तु थी। बेशर्मी की बात कहा है? स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुएं किस्मत वाले उन्हें प्राप्त करते हैं। यदि आप उसके साथ किस्मत में हैं तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। नमीर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। जाहिर है उसे नहीं लगता था कि आरव में यह क्षमता है। यह सच था कि आरव नीला आत्मा वृक्ष से निपट सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक खास मामला था। अगर प्रतिद्वंद्वी नमीर है, आरव के पास जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अगर एक शीर्ष स्तर का राक्षस चौथे स्तर के शैतान को भी नहीं हरा सकता तो वो तुरंत आत्महत्या करने के लिए टोफू का एक टुकड़ा ढूंढ सकता था। आरव ने अपना सिर हिलाया जैसे कि नमीर की बातों का अनुमोदन कर रहा हो। कौन जानता था कि उसने विषय बदल दिया। ब्रेव के चेहरे की वजह से मैं पहले से ही तुम्हारी सफेद राक्षसी बाघ गुट को बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। बल का सहारा लेने से पहले सभ्य तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। चूंकि तुम लोग एहसानों की कदर करना नहीं जानते तो इसका दोष मुझ पर भी नहीं लगाया जा सकता। ये शब्द सुनकर नमीर हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। बेशर्मी की शेखी। मेरे सामने बल प्रयोग करने से पहले सिविल साधन का इस्तेमाल करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? क्या मजाक है? आरव ने आधी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि बल प्रयोग करने से पहले सिविल साधन का इस्तेमाल करने की मेरी क्या योग्यता है। आरव की आवाज अभी धीमी ही हुई थी कि नमीर के पैर से अचानक तेज कंपन की आवाज आई। नमीर के हावभाव अचानक बदल गए और वो सीधे दूर भाग गया। फिर भी आरव उसे ये मौका कैसे दे सकता था? उसका ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड तुरंत ही खुल गया। आरव के ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पीक 6 लेवल के पावर हाउस के लिए कुछ भी नहीं था। अगर यह वास्तविक युद्ध के दौरान होता तो इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था। हालांकि जब 2 पीक 6 लेवल के विशेषज्ञ आमने सामने होते तो यह छोटा सा प्रभाव उनकी पीठ कुचलने वाला आखिरी तिनका भी बन सकता था। इससे पहले बिस्वजीत एक साजिश का शिकार हो गया, इस जाल में फंस गया। आरव के हृदय स्तर का अगले भाग मोनोलिथ हृदय क्षेत्र के अंतर्गत समय के बारे में उनकी समझ शिखर तक सटीक कही जा सकती है। धमाका। अनगिनत लताएं धरती के नीचे से निकलकर नमीर की ओर एक दूसरे से लिपट गई और वे सभी उन्मत्त हो गए। ये बहुत अचानक हुआ। नमीर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नीला आत्मा वृक्ष जो संयमित था वास्तव में एक बार फिर हमला करेगा। उनकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी थी और उन असंख्य लताओं द्वारा तुरंत कसकर बांध दी गई। जब नमीर थोड़ा सुस्त था और उसके दोनों पैर एक बेल से लिपट गए, लेकिन नमीर की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। उसने सीधे एक पैमहाथ से बेल को काट दिया और दूर की ओर भाग गया। नमीर हवा में तैर रहा था जब अचानक उसके शरीर के भीतर से
एक अजीब तरह की भावना आई। इस तरह की भावना वो बहुत परिचित था। अगर ये ट्रेसलेस सोल पॉइजन नहीं था तो क्या हो सकता था? समय बहुत कम था, उसे ज्यादा जहर नहीं दिया गया था, पिछली बार की तुलना में भी बहुत हल्का। लेकिन इस समय जहर दिया जाना स्पष्ट रूप से कोई अच्छा शगुन नहीं था। नीला आत्मा वृक्ष की शक्ति उसने गहराई से अनुभव की थी। गलती से फिर से जहर दिए जाने से उसके जीतने की संभावना और भी कम हो गई। बस वो ये समझ नहीं पाया कि नीला आत्मा वृक्ष का मुख्य शरीर स्पष्ट रूप से आरव द्वारा नियंत्रित था। वो कैसे मुक्त हुआ? उसने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। नीला आत्मा वृक्ष की लकड़ी सार शक्ति वास्तव में प्रसारित होना बंद हो गई थी। तार्किक रूप से कहें तो वो संभवतः फिर से हमला नहीं कर सकता था। फिर ये क्या था? नमीर ने घृणा भरी नजर से आरव की ओर देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस बदमाश ने क्या चाल चली। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये चालें वही खेल रहा था। एक बार जब नीली आत्मा बख्श मुक्त हो गई तो नमीर को उससे निपटने में कोई भरोसा नहीं था। अगर उसके पास वो क्षमता होती तो वो अब तक कैसे बच सकता था? बेटा, अपने आप को भाग्यशाली समझो। आशा है कि तुम मेरे हाथों में नहीं पड़ोगे। हम फिर किसी और दिन मिलेंगे, उसने कहा। नमीर की आकृति हिल गई और दूर भागने लगी। आरव ने उसके पीछे का दृश्य देखा। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी हंसी की झलक दिखाई दी। नमीर की आकृति बहुत दूर नहीं भाग पाई थी कि एक शक्तिशाली ज्वाला बल सीधे उसकी ओर हमला कर दिया। नमीर की अभिव्यक्ति बदल गई और वो जल्दी से चकमा दे गया। क्या बात है? ग्रैंड एरे की अध्यक्षता करने वाले कबीले के सदस्य को पहले ही बिस्वजीत ने मार दिया था। मुझे रोकने के लिए ग्रैंड एरे को कौन नियंत्रित कर रहा है? पानीर की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई। कबीले प्रमुख नमीर, जाने की जल्दी क्या है? यहां अभी भी एक पुराना दोस्त है जो तुमसे मिलना चाहता है, आरव ने इस बार भी मुस्कुराते हुए नमीर से कहा। और आरव के पीछे ब्रेव के अलावा वहां एक नीला रंग की शर्ट पहने युवक खड़ा था। कोई नहीं जानता था वो कब से वहां था। कैसे उम्मीद कर सकता था कि बाघ कबीले ने 10 साल तक जो भव्य व्यू रचना की थी वो वास्तव में नमीर की ठोकर बन गई। जिसकी बात करें तो ये वास्तव में एक ऐसी स्थिति थी जहां एक व्यक्ति अपने ही जाल में उलझ रहा था। फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे एक तरह का जाल बनाने वाला गठन था। जाल बनाने वाले गठन की मारक क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां भव्य व्यू रचना को संभालने वाले लोग थे, थोड़े समय में भव्य व्यू रचना को झटक देना बहुत मुश्किल था। आरव के इर्द गिर्द छठे स्तर के विशेषज्ञ थे। वो कैसे कोई तरकीब नहीं रख सकता था? उसे अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में सौंपने की आदत नहीं थी। जब वो भव्य व्यू में प्रवेश कर रहा था तब से ही वो गुप्त रूप से फ्लावर आत्मा ड्रैगन इम्प्रिजिंग एरे को नियंत्रित कर रहा था। बस इतना था कि उसने इसे शुरू नहीं किया था। इसलिए भले ही नमीर दिखाई न दे, आरव के पास भागने का पर्याप्त आत्मविश्वास था। इस भव्य व्यू के लिए बिस्वजीत को मारना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था, लेकिन आरव के नियंत्रण में बिस्वजीत के लिए भागना भी कठिन था। लेकिन इस समय नमीर का ध्यान आरव पर नहीं बल्कि उसके पीछे उस नीली शर्ट वाले युवक पर था। उसकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय रूप से बदसूरत थी। मुझे नहीं लगता था कि नीला आत्मा वृक्ष ने वास्तव में एक आदिम आत्मा को जन्म दिया है, नमीर ने एक एक शब्द कहा। आरव जिस पुराने दोस्त के बारे में बात कर रहा था वो स्वाभाविक रूप से ये नीला शर्ट वाला युवक था। और इस नीला शर्ट वाले युवक को किसी और ने नहीं बल्कि बिल्कुल नीला आत्मा वृक्ष ने ही बदला था। यहां तक कि नमीर को भी उम्मीद नहीं थी कि नीला आत्मा वृक्ष ने वास्तव में पहले से ही एक आदिम आत्मा की खेती की थी और मानव रूप लेने में सक्षम था। यह अप्रत्याशित घटना वह थी जिसकी उसने शुरू से अंत तक उम्मीद नहीं की थी। आदिम आत्मा की खेती का मतलब था कि नीला आत्मा वृक्ष की बुद्धि पहले से ही मनुष्यों से कम नहीं थी। वो मूल रूप से एक स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा लकड़ी थी जिसकी ताकत उसी रैंक से कहीं अधिक थी। अब जब उसके पास बुद्धि थी, वो मनुष्यों से कम नहीं थी, तो उससे निपटना और भी कठिन था। नीली शर्ट वाले युवक ने जिस नजर से फीमर को देखा वो बहुत ही अप्रिय थी। उस समय उसकी ताकत अब जितनी मजबूत नहीं थी, ये नमीर से थोड़ी कम थी। अगर वो अपने शक्तिशाली ट्रेसलेस सोल पॉइजन पर भरोसा नहीं करता तो वो शायद बहुत पहले ही नमीर द्वारा पकड़ लिया गया होता। फिर भी नीला आत्मा वृक्ष ने भी ठीक होने से पहले आत्मा शिरा के इस हिस्से पर बहुत लंबे समय तक खेती की। दोनों लोगों के बीच ये दुश्मनी बहुत बड़ी थी। तुम, ये बदबूदार बूढ़ा बाघ, चलो आज इस हिसाब को ठीक से निपटाते हैं, नीला आत्मा वृक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा। नमीर की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। वो नीला आत्मा वृक्ष से बहुत डरता था। इस समय उसकी शत्रुतापूर्ण नजर को देखकर आज स्पष्ट रूप से सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ था। ये नीला आत्मा वृक्ष, ये सब हमारे बीच की गलतफहमी थी। उस समय भले ही मैंने तुम्हें लगभग पकड़ लिया था, मैं भी लगभग मर गया था। इस घटना के कारण मेरा दाव भी बिखर गया था, है ना? तुम्हें पता होना चाहिए तुम एक स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा लकड़ी हो। इसके अलावा
तुम्हारा हम राक्षसों पर जबरदस्त प्रभाव है जो 7वें स्तर तक पहुंचते हैं, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़े लोग सिर्फ मैं ही नहीं हूं। वो विश्वजीत, क्या वो भी ऐसा नहीं था? इस बदमाश के झांसे में मत आना, नमिर ने समझाया, क्योंकि वो परेशान पानी को पुनर्निर्देशित करना चाहता था, भाले की नोक को आरव की ओर इशारा करते हुए। वो जानता था कि आज इस तरह की परिस्थिति में वो निश्चित रूप से आरव के साथ में कुछ गलत करने में सक्षम नहीं था, लेकिन एक चिकनी चुपड़ी भाषा के बारे में बात करे तो उसे पूरा भरोसा था कि वो भी घटिया नहीं था। इसके अलावा भले ही नीला आत्मा वृक्ष ने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया हो, लेकिन समय निश्चित रूप से लंबा नहीं था। अधिक से अधिक ये एक मानव किशोर युवावस्था के बराबर था। धोखा देना बहुत आसान होगा। आरव नीला आत्मा वृक्ष को धोखा दे सकता था, वो निश्चित रूप से कर सकता था। वास्तव में एक बार नीला आत्मा वृक्ष ने यह सुना, वो अपना सिर आरव की ओर घुमाए बिना नहीं रह सका और पूछा, आरव, क्या तुमने सुना? वो कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जैसे ही नमीर ने सुना कि मौका है, उसने तुरंत ही अपनी बात को और बढ़ा चढ़ाकर कहा, हाँ, वो तुम्हें धोखा दे रहा होगा। वो एक इंसान है। इंसान हमारी राक्षस जाति से कहीं ज्यादा चालाक होते हैं। इसके अलावा मेरी तुलना में उसके पास तुम्हें धमकाने की ताकत है। वो अभी मुझसे निपटने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है, फिर बाद में तुमसे निपटेगा। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान नीला आत्मा वृक्ष के आकर्षण का विरोध कर सकता है? उसका अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से अभी भी तुम हो। नीला आत्मा वृक्ष ने आरव की ओर देखा और पूछा, आरव, उसने कहा कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। नमीर ने पहले से ही सोचा था कि आरव इसे पूरी तरह से नकार देगा। उसने आरव को बदनाम करने के लिए पहले से ही तीखे शब्दों का एक पूरा गुच्छा तैयार कर रखा था। कौन जानता था कि आरव ने बस एक शानदार मुस्कान बिखेरी और बहुत ही बदमाशी से इसे स्वीकार कर लिया। हाँ, ऐसा कहना भी गलत नहीं है। मैं वास्तव में उसे हरा नहीं सकता, इसलिए मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकता हूं। नमीर दंग रह गया। शब्दों से भरे उसके पेट में एक पल के लिए अपनी कुशलता दिखाने की जगह नहीं थी और वो लगभग अंदरूनी चोटों को दबा रहा था। लेकिन नमीर बहुत जल्दी ठीक हो गया और उत्साहित भाव से बोला, सुनो, उसने खुद ही ये स्वीकार किया है। मनुष्य कोई भी अच्छा नहीं होता। नीला आत्मा वृक्ष ने नमीर की ओर ध्यान नहीं दिया। अन्य बातों पर ध्यान दिए बिना आरव की ओर देखते हुए उसने कहा, आरव, तुम्हें क्यों लगता है कि इतना मूर्ख बूढ़ा बाघ है? आरव ने हंसते हुए कहा, कुछ लोग खुद को चतुर समझना पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। आखिर जब मौत सामने हो तो कोई हमेशा थोड़ा उछल कूद तो करेगा ही। नील आत्मा वृक्ष ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो आरव की बातों से बहुत सहमत है और कहा, ठीक है, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। वो खुद गूंगा है और यहां तक कि सोचता है कि पूरी दुनिया उसके जैसी मूर्ख है। नमीर के चेहरे पर अभी भी उत्साह था, लेकिन जब उसने सुना तो उसे लगा कि ये कुछ गलत है। ये दोनों लोग उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना रहे थे। वो इतनी देर तक बात करता रहा और नीला आत्मा वृक्ष ने एक शब्द भी नहीं सुना। लेकिन क्यों? नमीर को यकीन था कि ये नीला आत्मा वृक्ष की आरव से पहली मुलाकात थी। किस आधार पर उसने आरव पर इतना भरोसा किया और महसूस किया कि आरव उसके लिए हानिकारक नहीं होगा? ठीक है, बकवास पहले ही काफी हो चुकी है। मैं अब तुम्हें अपने रास्ते पर भेज सकता हूं। नीला आत्मा वृक्ष ने शांत भाव से कहा। फिर भी नमीर ने उम्मीद नहीं छोड़ी और जोर से नीला आत्मा वृक्ष से कहा, यह लड़का स्पष्ट रूप से बुरे इरादे रखता है। तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करते हो? नीला आत्मा वृक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और उससे कहा, मैंने पहले ही आरव के साथ एक दिव्य आत्मा समझौता कर लिया है। अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। यह सुनते ही नमीर की पुतलियां सिकुड़ गई और अविश्वास प्रकट हुआ। वो पास में ही छिपकर लेटा हुआ था और उसने आरव की सारी हरकतें अपनी निगाह में रखी। लेकिन आरव ने वास्तव में उसकी आंखों के सामने नीला आत्मा वृक्ष के साथ एक दिव्य आत्मा अनुबंध पूरा किया। यह कैसे संभव था? स्पष्ट रूप से नमीर को यह नहीं पता था कि पहली नजर में ही जब आरव ने नीला आत्मा वृक्ष को देखा तो उसे पता चल गया कि उसने पहले ही एक आदिम आत्मा को जन्म दे दिया है। चूंकि उसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया था, इसलिए जाहिर है कि आरव नीला आत्मा वृक्ष को वश में करने के लिए कोई चरम उपाय नहीं करेगा। इसके अलावा आरव के हार्ट लाइक मोनोलिथ हार्ट दायरे में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि पास में दो बहुत शक्तिशाली आभाएं छिपी हुई थी। अगर उसने वास्तव में नीली आत्मा वृक्ष को वश में कर लिया तो क्या वो खुद मौत की तलाश नहीं कर रहा होगा? इसलिए आरव ने उस समय एक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला का प्रयोग किया और नीला आत्मा वृक्ष के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। आरव ने नीला आत्मा वृक्ष को सुनने के लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया और नीला आत्मा वृक्ष से वादा किया कि जब तक वो 10 साल तक दीक्षा की रक्षा करेगा, वो निश्चित रूप से उसे 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। इस तरह का भारी वादा केवल आरव ही करने की हिम्मत कर सकता था। लेकिन आरव शेख ही नहीं बघा रहा था।
उसने पहले जो 9वें स्तर की आध्यात्मिक वस्तुएं देखी थी उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल था। वो नीला आत्मा वृक्ष से भी बहुत परिचित था। उसे 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद करना कोई असंभव काम नहीं था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आरव ने स्पिरिट सीलिंग सुई का उपयोग किया और उन्हें नीला आत्मा वृक्ष के मुख्य शरीर में डाल दिया। सिवाय इसके कि स्पिरिट सीलिंग सुई का कार्य नीला आत्मा वृक्ष की लकड़ी सार शक्ति को जकड़ना नहीं था, बल्कि नीला आत्मा वृक्ष की क्षमता को उत्तेजित करना था, ताकि वह आत्मा शिरा के इस खंड पर लकड़ी सार शक्ति को और भी तेजी से अवशोषित कर सके। लकड़ी सार शक्ति का घूमना बंद होना सिर्फ नीला आत्मा वृक्ष द्वारा जानबूझकर किया गया था। आरव और नीला आत्मा वृक्ष ने हाथ मिला लिया और यहां सभी को धोखा दिया। हे, मैंने नहीं सोचा था कि मैं नमीर, वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं एक ऐसे बदमाश के हाथों हार जाऊंगा जो अभी भी उसके कानों के पीछे गीला है। नमीर ने आरव को देखा। उसकी निगाहें घृणा से भरी हुई थी। 10 साल की सहनशीलता आज के लिए थी। कौन जानता था कि यह वास्तव में सफलता के कगार पर विफल हो जाएगी। इस अपमान ने उसके दिल में अनिच्छा भर दी। हाँ, गंदे बोले, मैंने पहले ही सफेद राक्षसी बाघ गुट में उस निमित्त को चेतावनी दी थी। पता नहीं तुमने सुना या नहीं। वो मेरे बड़े भाई को भड़काना नहीं है, क्योंकि तुम उसे बिल्कुल भी भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। ब्रेव ने ठंडे स्वर में कहा। बच्चे, मुंह बंद करो। एक प्राणी जो मेरे लोगों पर निर्भर रहता है और गुप्त रूप से दूसरों की मदद करता है, इस बूढ़े आदमी को उपदेश देने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? ये मत सोचो कि तुम वाकई राजकुमार कहलाने के लायक कुछ हो। नमीर पहले ही अपना विवेक खो चुका था। उसे अभी इस बात की परवाह कैसे हो सकती थी कि ब्रेव की पहचान क्या है? लेकिन ब्रेव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस दिव्य बाग के सामने घमंडी होना? हे, क्या यह सिर्फ आपके साधना क्षेत्र के थोड़े ऊंचे होने पर निर्भर नहीं है? क्या आपको सच में लगता है कि आप बहुत प्रभावशाली हैं? राजकुमार, मैं आज आपको बता दूंगा, 3 साल से भी कम समय में यह राजकुमार मेरे एक झटके से आपको मिटा देगा। बस आप उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते। ब्रेव को अपनी साधना की गति और ताकत दोनों पर बहुत भरोसा था। जब तक वो आरव का अनुसरण करता, 3 साल बाद नमीर को मारना कुत्ते को मारने के समान होता। लेकिन आज इस तरह की स्थिति पहले से ही सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ थी। आरव नमीर को जाने नहीं देगा। वहां एक छठे स्तर के शक्तिशाली को छोड़ना बहुत खतरनाक था। नमीर स्वाभाविक रूप से जानता था कि ब्रेव मजाक नहीं कर रहा था। उसका वंश बहुत शक्तिशाली था। साधना एक तरह से खेल खेल में हो गई थी। ब्रेव के बाग कबीले में आने के बाद नमीर ने पहले ब्रेव को देखा था और पाया था कि उसकी साधना गति वास्तव में बहुत भयानक थी। सदमे के बाद नमीर के दिल में गहरी ईर्ष्या हुई। यह रक्तरेखा ग्रेड के बीच असमानता थी। वो हमेशा के लिए इसकी भरपाई करने में असमर्थ था। जब तक वो अपने दांव की पुष्टि करने और देवता बनने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता, अन्यथा वो हमेशा के लिए केवल ब्रेव को ही देख सकता था। और इस दुनिया में कौन सा दानव अभी भी एक दिव्य जानवर बन सकता है? हीन भावना, अनिच्छा, ईर्ष्या, आक्रोश, सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं एक साथ मिल गई। नमीर का पूरा व्यक्तित्व लगभग फट रहा था। उसने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा, भले ही मैं उस दिन का इंतजार न कर सकूं, मुझे आज ही तुम लोगों, इन 2 छोटे कमीनों को खत्म करना होगा। जैसा कि उसने कहा, नमीर सीधे एक शक्तिशाली और शानदार बड़े बाग में बदल गया। इस साथी ने तुरंत राक्षसी परिवर्तन को चुना। नीली आत्मा वृक्ष के रूप में आने के बाद यह स्वाभाविक रूप से मनुष्यों की तरह ही लड़ सकता था। इससे उसकी युद्ध शक्ति भी बहुत बढ़ गई। इस समय नमीर को राक्षसी रूप में देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य आत्मा पर हमला कर दिया। शिखर छेटे स्तरीफायर भी किसी ऐसे व्यक्ति से निपटना आसान नहीं था। वो वास्तव में इन हमलों का सही अंदाजा लगा सकता था और उन्हें चकमा दे सकता था। नमीर का लक्ष्य नीला आत्मा वृक्ष नहीं था, बल्कि आरव और ब्रेव थे। नमीर एक शिखर स्तरीय और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी शक्ति भगवान जाने पवन सम्राट की शक्ति से कितनी गुना अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी आरव को नमीर के हमले का सामना करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आरव की वर्तमान संरचनापत उपलब्धियां उसके पिछले जीवन की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली थी। अब जब उसके पास नियंत्रण करने के लिए एक तैयार भव्य सरणी थी, तो नमीर के लिए आरव पर हमला करना इतना आसान कैसे हो सकता था? धमाका! नमीर का दुर्जय हमला आरव के ठीक बीच से होकर आरव के पीछे की जमीन पर जा गिरा। तुरंत एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। फिर भी आरव और ब्रेव पूरी तरह से सुरक्षित थे। इस समय नील आत्मा वृक्ष का हमला एक बार फिर आ चुका था, केवल उसे दोनों हाथों से इशारा करते हुए देखने के लिए। अनगिनत लताएं जमीन से निकलकर नमीर की ओर उलझ गई। नमीर के हावभाव बदल गए। वो बस आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो फिर से ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अनजाने में पकड़ा गया। अंत में
वो बार बार बाल बाल बचकर लताओं के उलझाव से बच गया। नमीर के दिल में अभी बहुत नफरत थी। ये दो छोटे साथी स्पष्ट रूप से उसकी नाक के नीचे थे, लेकिन वो तफ्तीर के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, वो विचित्र बल क्षेत्र कभी कभी वास्तव में निंदनीय होता था। मूल रूप से जब उसने बिस्वजीत पर घात लगाया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो हमला बिस्वजीत को अपंग कर पाएगा। उस समय जब सब कुछ सुचारू रूप से चला तब भी वो बहुत संदिग्ध था। अब जाकर उसे पता चला कि ये वास्तव में आरव ही था जिसने उसे उस समय मदद की थी। बस इतना ही था कि नमीर ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के विचित्र बल क्षेत्र का इस्तेमाल उस पर इतनी जल्दी किया जाएगा। आरव ने दूर से नमीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग आरे के अंदर तुम्हारे लिए मुझे मारना स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा कठिन है, लेकिन ब्लू स्पिरिट बख्श और मेरे लिए तुम्हें मारना ये आसान है। अब मैं तुम्हें फ्लावर स्पिरिट ड्रैगन इम्प्रिजिंग आरे की असली शक्ति पर एक नजर डालने दूंगा। नमीर की अभिव्यक्ति एक बार सुनने के बाद नाटकीय रूप से बदलने से नहीं बच सकी, लेकिन अभी उसे कुछ करने का समय भी नहीं मिला था कि तभी भव्य सेना ने हमला कर दिया। अनगिनत लपटें चारों तरफ से नमीर की तरफ बढ़ी, सीधे उसे कसकर लपेट लिया। इन लपटों ने एक पिंजरा बनाया जिसने नमीर को अंदर से सीधे बांध दिया। नमीर कैसे हार मान सकता था? सार ऊर्जा को पूरी तरह से इकट्ठा करके उसने सीधे अपनी हथेली बाहर की तरफ थपथपाई, लेकिन ठीक इसी समय ज्वाला पिंजरा भी शक्तिशाली ऊर्जा के साथ फट पड़ा, जिसने नमीर के हमले को तुरंत नष्ट कर दिया। ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो। इस ज्वाला पिंजरे ने पूरी भव्य सरणी की ऊर्जा को तुम्हें घेरने के लिए इस्तेमाल किया है। तुम इसे तोड़ना चाहते हो। कुछ दिनों के बिना यह बस नहीं हो सकता, इसलिए आज्ञाकारी होकर अंदर मरने का इंतजार करो। आरव ने बहुत ही उदासीनता से नमीर को मौत की सजा सुनाई। नमीर का पूरा व्यक्तित्व लगभग पागल हो गया था। वो इस पर कैसे विश्वास करने को तैयार हो सकता था? वो गुस्से से दहाड़ा, मुझे फंसाकर मारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आह! नमीर पागलों की तरह अपनी सारी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था और पागलों की तरह फ्लेम केज पर हमला कर रहा था। लेकिन चाहे उसने कैसे भी हमला किया हो, यह फ्लेम केज 1 इंच भी नहीं हिला। आरव ने जो शब्द कहे वो कब अपने शब्दों से पीछे हटा। आरव ने नीला आत्मा वृक्ष की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। नीला आत्मा वृक्ष के पेट में नमीर के प्रति दुश्मनी भरी हुई थी। नमीर का इस समय पागल रूप देखकर वो अपने दिल में बहुत खुश था। आरव के शब्द सुनकर वो बहुत उत्साहित होकर बोला, धन्यवाद भाई, इस बार इसे तुम्हारा एहसान मानो, अन्यथा मेरे लिए उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। नमीर का साधना क्षेत्र कमोबेश नीला आत्मा वृक्ष के समान ही था। भले ही नीला आत्मा वृक्ष स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अगर नमीर भागने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देता तो उसे मारना वास्तव में इतना आसान नहीं होता। आरव ने हंसते हुए कहा, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसकी शक्ल देखिए। उसे छोड़ दूं तो वो भविष्य में मुझे भी मारने के लिए जरूर आएगा। मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा हूं। नीला आत्मा वृक्ष अब लंबा चौड़ा नहीं था और उसने सीधे एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा हमला किया। आत्मा को नष्ट करने वाली तलवार। नीला आत्मा वृक्ष ने एक अदृश्य तलवार बनाई जिसे नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। फिर भी आरव समझ सकता था कि यह हमला कितना भयानक था। जिस क्षण अदृश्य तलवार चली, उसने तुरंत ज्वाला पिंजरे को भेद दिया और नमीर की दिव्य आत्मा पर सीधा वार किया। आह! एक दयनीय चीख निकली। इसके बाद ज्वाला पिंजरे के अंदर कोई गतिविधि नहीं थी। बीरान क्षेत्र में अपनी पीढ़ी के एक उग्र और महत्वाकांक्षी व्यक्ति की अंत में नीला आत्मा वृक्ष और आरव की साझेदारी में मृत्यु हो गई। नीला आत्मा वृक्ष ने आरव की ओर देखा और कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से चौथे स्तर के मानव में वास्तव में ऐसी स्वर्ग विरोधी क्षमताएं थी। आरव ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, अगर मेरे पास स्वर्ग विरोधी क्षमताएं नहीं होती तो मैं आपको भी 9वें स्तर तक पहुंचने देने का वादा कैसे कर सकता था? नीला आत्मा वृक्ष ने यह सुनकर दंग रह गया और वो तुरंत हंस पड़ा और बोला, हाँ, समझ में आता है। शुरू में मुझे अभी भी आपके शब्दों पर कुछ संदेह था, लेकिन अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं और मुझे आपके बजाय असीम विश्वास है। आरव, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे।